हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जूलॉजिक्स। मैं हूं नवाब। आप देख रहे हैं जूलॉजिक्स। एक हमने शुरू किया है चैप्टर 11 जूलॉजी का, जो हमने नीट स्टूडेंट्स के लिए ये जो लेक्चर सीरीज शुरू की है, उसमें हमने जो चैप्टर शुरू किया है वो जूलॉजी का चैप्टर है, वो है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन सर्कुलेशन। और इस चैप्टर में अब तक हमने बहुत सी चीज़ें देखी हैं। हमने ब्लड के बारे में पढ़ा, ब्लड के अंदर उसके कंपोनेंट्स जो होते हैं, प्लाज्मा के बारे में प्लाज्मा के बारे में पढ़ते पढ़ते फिर हमने फॉर्म एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। तो ब्लड से हमने शुरुआत की है, क्योंकि ये कॉमनली पाया जाने वाला बॉडी फ्लूइड है, और ये बॉडी फ्लूइड बहुत ज़्यादा कॉमनली मैमल्स के अंदर पाया जाता है। और फिर हमने प्रिमिटिव एनिमल्स से शुरू किया था। हमने देखा कि स्पॉन्जेस के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है वो कैसा होता है, उनके अंदर बॉडी पोर्स होते हैं, वो सो एंड सो। हम आगे ब्लड के ओर जब आए हमने, तो हमने इसमें मेन चीज़ें जो दिखी, इसमें जो कंपोनेंट्स है इसके वो देखे हमने, जिसमें हमने प्लाज्मा देखा और उसके बाद हमने फॉर्म एलिमेंट्स देखे। फिर फॉर्म एलिमेंट में हमने WBC RBC देखा, प्लाज्मा देखा। ये सब करते करते अब हमने लास्ट में जो देखा कि ब्लड डिफरेंट कैसा होता है। ये तो हमने सिमिलरिटीज देखी ह्यूमन ब्लड की। अब हमने ह्यूमन ब्लड को डिफ्रेंशिएट कैसा किया गया है, उसकी ग्रुपिंग किस तरीके से की गई, वो कल लास्ट लेक्चर में देखा, जिसके अंदर हमने ABO ग्रुपिंग देखी है। ये देखते वक्त हमने एंटीजन एंटीबॉडीज इसके बारे में सीखा। RBC के ऊपर जो एंटीजन होता है उस हिसाब से ब्लड ग्रुप डिसाइड किया जाता है। एंटीजन A होगा या एंटीजन B होगा, या दोनों हो गए या दोनों नहीं हो गए, ये हमने देखा। इसके बाद जो दूसरा एंटीजन होता है जिसके ऊपर जो ब्लड की ग्रुपिंग होती है, वो है पॉजिटिव ब्लड और निगेटिव ब्लड के बारे में देखा। ये है RH पॉजिटिव। रेसिस मंकी का हमने देखा कि सबसे पहले ये रेसिस मंकीज के अंदर ये वाला एंटीजन पाया गया था। तो RBC के ऊपर एक ऐसा एंटीजन भी है जिसको RH एंटीजन कहा जाता है। जब ये प्रेजेंट होता है तो उसे पॉजिटिव कहा जाता है, और ये जब अब्सेंट होता है, ये नहीं होता है, तो उस ब्लड को निगेटिव। तो ए एंटीजन के साथ अगरचे RH एंटीजन है तो A पॉजिटिव हो जाएगा, B के साथ है RH एंटीजन तो B पॉजिटिव हो जाएगा, AB दोनों एंटीजन है और RH भी है तो AB पॉजिटिव हो जाएगा, जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। ये हमने कल देखा। और समझो ये कुछ भी नहीं है, ना AB है ना RH है, तो ये O हो जाएगा और निगेटिव हो जाएगा। O और ये A और B नहीं है, सिर्फ RH है, तो वो O पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमने कल ग्रुपिंग में देखा था। और RH पॉजिटिव और RH निगेटिव ये भी देखा। लेकिन आज हम जो देखने वाले हैं वो अक्सर थोड़े से अच्छे स्टूडेंट इसके अंदर भी परेशान हो जाते हैं, लोग मगअप करते हैं। आज जो देखने वाले हैं हम, वो एक केस स्टडी देखने वाले हैं। हम क्या देखने वाले हैं? केस स्टडी। ये केस स्टडी करते वक्त आपको डॉक्टर वाली फीलिंग आएगी थोड़ी सी। आपको पता चलेगा कि डॉक्टर लोग किस तरीके के सिचुएशंस को डील करते हैं। तो ये जो केस स्टडी है इसको कहते हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी। RH इनकम्पैटिबिलिटी हम आज के स्टडी देखने वाले हैं। ये इनकम्पैटिबिलिटी की जो स्टडी है ये हमारे NCERT के बुक में दी गई है, और इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आज हम RH इनकम्पैटिबिलिटी की जो केस स्टडी देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं। अब ये केस स्टडी देखने से पहले आप लोगों को कुछ बातें समझने की जरूरत है कि हम देखते हैं कि जब हमने मूवी की बात की, सुल्तान मूवी, उसके अंदर हमने देखा कि सुल्तान मूवी का जो ट्रेजिडी का जो मेन जो चैप्टर था, उसके अंदर सलमान खान का जो बेटा था, सलमान खान जब एक टूर्नामेंट खेलने बाहर गए थे आउट ऑफ इंडिया, उनकी वाइफ यहाँ प्रेग्नेंट थी,
और उनको बेटा पैदा हुआ था और वो उसके अंदर ब्लड का मसला हो जाने की वजह से उसको ब्लड सही वक्त पे नहीं मिला और उसका एंड हो गया और वो डेथ हो गई थी। तो वो एक बैकड्रॉप था। तो हम यहाँ पे वही लेते हैं जो हमारी RH इनकम्पेटिबिलिटी की जो हमारी केस स्टडी है, उसके अंदर एक मेल है, समझो सलमान खान है, और एक फीमेल है। समझो अनुष्का है। ये दोनों की शादी होती है। शादी होने के बाद फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो हम यहाँ पे एक उसका यूटेरस बनाते हैं। ये फीमेल का यूटेरस है। फीमेल निगेटिव है, RH निगेटिव है, मतलब इसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, और मेल पॉजिटिव है। हम यहाँ ब्लड ग्रुप की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ RH एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं है इस पे बात कर रहे हैं। ब्लड ग्रुप कौन सा भी हो सकता है। तो मेल RH पॉजिटिव है और फीमेल RH निगेटिव है। ये दोनों की शादी हो गई। शादी होने के बाद फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो गई। ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है। कौन सी प्रेगनेंसी है? फर्स्ट प्रेगनेंसी। अब इस यूटेरस के अंदर एक जाइगोट फीटस डेवलप हो रहा है। 9 महीने तक ये फीमेल प्रेग्नेंट रही और ये जो जाइगोट था, ये फीटस जो था, ये फीटस पॉजिटिव है। जो मॉम है, मदर है, वो निगेटिव है। यूटेरस है मॉम का, ये निगेटिव है, और फीटस जो है वो पॉजिटिव है। जब 9 महीने हो जाते हैं, 9 महीने तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि यूटेरस और जो फीटस है वो प्लासेंटा से जुड़ा हुआ है। बेबी से जो निकलती है ना एमनियो, उसको डक्ट भी कहते हैं, उससे भी वो उसे प्लासेंटा से, वो माँ के बॉडी से जुड़ा हुआ है। ये प्लासेंटा जो है वो वेल डिफरेंशिएट करता है माँ का ब्लड और बच्चे के ब्लड, इसके अंदर मिक्सिंग नहीं होने देता। तो जब तक बच्चा 9 महीने तक रहता है कोई उसको प्रॉब्लम नहीं होता। जब 9 महीने के बाद जब डिलीवरी का टाइम आता है, जब प्लासेंटा कट किया जाता है और बेबी जब डिलीवर हो जाता है, तो इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर कुछ स्टेम सेल्स बच्चे के रह जाते हैं, प्लस चांसेस होते हैं ये प्लासेंटा कट होने के बाद बच्चे के कुछ पॉजिटिव सेल्स मदर के बॉडी में, यूटेरस में रह जाए या बाकी रह जाए। इस कंडीशन में ये होता है कि जब फीमेल की जो बॉडी है, माँ की बॉडी, वो निगेटिव है, वो जैसा ही डिटेक्ट करती है कि कोई पॉजिटिव ब्लड सेल्स या स्टेम सेल्स यूटेरस में दिख रहे हैं, तो जो फीमेल बॉडी है वो सबसे पहले बनाती है एंटी RH एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। और ये जब बनते हैं तो ये जो सेल्स बाकी रह गए थे यूटेरस पे, इस पे अटैक करते हैं और इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। लेकिन जो ये RH एंटीबॉडीज है, ये बॉडी के अंदर फीमेल के वैसे ही रहते हैं। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा भी डिलीवरी हो गया, वो भी मस्त है, वो लैक्टेशन, मदर लैक्टेशन में चलेगी, मदर भी फर्स्ट क्लास है। लेकिन जो ये एंटी-RH एंटीबॉडीज मदर के बॉडी के अंदर डेवलप हो गए, इसलिए कि फर्स्ट बेबी के डिलीवरी के बाद जो स्टेम सेल्स या जो बॉडी बच्चे के जो भी सेल्स बाकी जो प्लासेंटा कट करते वक्त थोड़े बहुत सेल्स यूटेरस में बाकी रह जाते हैं, उसके वजह से उसको कंट्रोल करने के लिए बॉडी ने एंटी-RH एंटीबॉडीज बना दी। लेकिन अभी तक कोई केस में मसला नहीं आया, अभी तक सब दोनों फिट एंड फाइन है। लेकिन 2 साल 3 साल के बाद जब ये फैमिली सेकंड प्रेगनेंसी जब प्लान करते हैं, तब मसला आता है। तब वापस से फीमेल प्रेग्नेंट है, ये यूटेरस है उसका, वापस उसके अंदर एक फीटस है। अगरचे ये फीटस पॉजिटिव है और ये मदर, तो हमको पता है ये निगेटिव है, यहां पे मसले आने शुरू हो जाते हैं।
अब पॉजिटिव है, इसके चांसेस क्यों ज्यादा है? क्योंकि कल हमने देखा ज्यादातर 80% लोग जो है वर्ल्ड के अंदर वो RH पॉजिटिव ही पाए जाते हैं। मैक्सिमम 80% लोग RH पॉजिटिव है। अगरचे फीटस बाय चांस अगरचे निगेटिव है तो मसला ही नहीं है, बाय चांस उसने मदर का अगरचे जीन्स इनहेरिट हुए और वो निगेटिव रहा कोई मसला, लेकिन अगरचे फीटस पॉजिटिव रहा तो ऑलरेडी मदर के बॉडी के अंदर ये एंटीबॉडीज है, ये कई सालों से है, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद वो बॉडी के अंदर बॉडी ने इम्यून रिस्पॉन्स के तौर पे उसको बनाया था। वो जो यहां पे एंटीबॉडीज है, कौन से? RH एंटीबॉडीज जो है, एंटी RH बॉडीज, एंटीबॉडीज, ये जो एंटीबॉडीज है ये फीटस को प्लासेंट, क्योंकि हम जानते हैं बच्चे के अंदर माँ के एंटीबॉडीज जाते हैं, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके खुद के एंटीबॉडीज उसके अंदर नहीं होते हैं, क्योंकि वो एकदम नया है, वो एनवायरनमेंट के लिए भी नया है, तो थोड़े से नेचुरली माँ के एंटीबॉडीज बच्चे को प्रोटेक्शन के लिए दिए जाते हैं। तो ये जो एंटीबॉडीज जो माँ के बच्चे के अंदर जब प्लासेंटा से ट्रांसफर होते हैं, इसमें मसला आ जाता है, क्योंकि ये RH एंटीबॉडीज जो है, एंटी RH एंटीबॉडीज जो है, ये भी बॉडी में जो है सो न्यू फीटस जो सेकंड डिलीवरी है उसके अंदर फीटस के अंदर ट्रैवल करने के चांसेस होते हैं। और यहाँ पे जो इसका जो पॉजिटिव RBCs है उसके साथ उनकी रिएक्शन होके क्लम्पिंग होने का चांसेस होता है, क्योंकि जो अंदर फीटस है ये फीटस पॉजिटिव रहने की वजह से पॉजिटिव RBC के ऊपर ये RH एंटी RH एंटीबॉडीज अटैक करते हैं और ये फीटस को नुकसान पहुंचाने की चांसेस है। जब ये फिर बेबी पैदा होता है तो वो सीवियर एनीमिया या एंड प्लस जॉन्डिस से जूझता है, और ये केस बहुत ज्यादा फैटल है, इसमें कई बार बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है, बच्चे की डेथ हो जाती है। ये कंडीशन बहुत ज्यादा जो है सो फैटल है। फैटल का मतलब उसमें डेथ की सिचुएशन बन जाती है। तो ये वाला जो केस है, ये केस अक्सर अगरचे नहीं होना, इसके लिए भी एक प्रोसेस ही वो है, ये है कि जब भी फर्स्ट प्रेगनेंसी हो जाती है तो डॉक्टर को पता होता है माँ निगेटिव है और बच्चा पॉजिटिव है, तो एंटी RH एंटीबॉडीज ना बने, बॉडी का जो मदर का है उसका इम्यून प्रोसेस को स्लो डाउन करने वाला एक इंजेक्शन इसके अंदर डिलीवरी के बाद दिया जाता है। फर्स्ट डिलीवरी के बाद इंजेक्शन दिया जाता है, जिसकी वजह से ये एंटी RH एंटीबॉडीज बनते ही नहीं है, ये बनते ही नहीं है। और ये प्रोसेस जो इम्यून रिस्पॉन्स जो बॉडी देने वाली है और जो एंटी RH एंटीबॉडीज जो बनने वाले हैं, ये बनती नहीं है, एक इंजेक्शन दिया जाता है। और ये प्रोसेस करने के बाद नेक्स्ट जो डिलीवरी है उसमें जो प्रॉब्लम आने वाले हैं उसको रोकथाम की जा सकती है। आज तक हमने कल तक देखा कि कभी ग्रुप मैचिंग नहीं करके गलती से अगरचे डॉक्टर्स ने कोई गलत ब्लड ग्रुप का अगरचे ब्लड या ब्लड के कंपोनेंट्स किसी पेशेंट को देंगे तो वो एक सीवियर निग्लिजेंस माना जाएगा मेडिकल लैंग्वेज में, और उसके अंदर जो क्लम्पिंग होगी और वो पेशेंट को जो प्रॉब्लम्स हो गए वो तो सीवियर निग्लिजेंस है। लेकिन ये निग्लिजेंस का केस नहीं है, ये यहाँ पे विजिलेंट रहने की जरूरत है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है। माँ निगेटिव है, फिटस पॉजिटिव है क्योंकि उसका हस्बैंड जो था वो पॉजिटिव था, पॉजिटिव और निगेटिव मेल फीमेल की शादी हो गई, और ये जो प्रेगनेंसी फर्स्ट प्रेगनेंसी जो फिटस है, फिटस जो है वो पॉजिटिव है, मॉम जो है वो निगेटिव है, और जो एंटी RH एंटीबॉडीज बॉडी में फीमेल के बन रहे हैं, ये कोई प्रोसेस का कोई सिग्नलिंग नहीं है। उस माँ को खुद को पता नहीं होता है कि मेरे बॉडी के अंदर ऐसा कोई मेरे एंटी RH एंटीबॉडी बन गया है और आने वाले प्रेगनेंसी में उसको नुकसान हो सकता है, ये किसी को नहीं मालूम होता। यहाँ तक कि वो फीमेल को भी कोई पता नहीं। हम जानते हैं मॉम जो है, आपकी भी हो मेरी मदर हो, बच्चों का कितना केयर करते हैं।
अगर जब मॉम को पता रहता तो मॉम खुद उसके बारे में अवेयर रहती थी तो कुछ ना कुछ उसका करती, लेकिन ये इंटरनल बात है, माँ को भी पता नहीं होता है। इसीलिए प्रेगनेंसी के अंदर खास करके इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर्स इस बात का ध्यान रखते हैं कि अगरचे नेगेटिव मदर है तो ये वाली प्रोसेस जो है ब्लड ग्रुपिंग की वो फर्स्ट ऑफ ऑल कर ली जाती है कि मदर की ब्लड ग्रुपिंग की जाती है और बेबी की भी की जाती है। इसके उसकी वजह से फिर इंजेक्शन देना नहीं देना ये वाला डिसीजन लिया जाता था। दिस इज व्हाट वी मस्ट बी एबल टू लुक एट। दिस इज द केस स्टडी व्हिच इज गिवन इन आवर सिलेबस फॉर नीट। अब हमने ये सब देख लिया, लेकिन ये जो बीमारी है अगरचे इस बंदे ये जो सेकंड बीपी है अगरचे ये वाला प्रिकॉशन इंजेक्शन का नहीं लिया गया और इसके अंदर फीटस के आरबीसी के ऊपर एंटी आरएच एंटीबॉडीज ने हमला कर दिया और ये जो कंडीशन पैदा होगी इसको कहते हैं हमारे पास इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटोलाइटिस। तो ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस ये वाली लैंग्वेज ये वाला टर्म आपको याद रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही एक ऐसी जो है कि इसकी ये वर्ड इस्तेमाल करके ये टर्म ही इस्तेमाल करके आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटोलाइटिस ये वाली टर्म कहाँ यूज होती है, इस कंडीशन में क्या हो सकता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में आ सकती है या प्रॉब्लम या सेकंड प्रेगनेंसी में आ सकती है, ये सब क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। तो ये केस स्टडी हमारे एनसीईआरटी के बुक में दी गई थी, इसलिए हमने ये केस स्टडी की है। तो इसमें याद रखने वाली बात यह है कि मदर नेगेटिव है और फीटस पॉजिटिव है और जो प्रॉब्लम आने वाला है वो सेकंड प्रेगनेंसी में आने वाला है, नॉट द फर्स्ट प्रेगनेंसी। सेकंड प्रेगनेंसी जब सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी होगी उस मदर की तब प्रॉब्लम आने वाला है। तो ये बात आपको समझने की जरूरत है यहाँ पे। और इसके अंदर याद रखने वाली एंटी आरएच एंटीबॉडी, यहाँ पे हम ब्लड ग्रुपिंग की बात नहीं कर रहे, हम एबीओ ग्रुपिंग की बात नहीं कर रहे, हम एबीओ की बात नहीं कर रहे, हम आरएच एंटीबॉडीज की बात कर रहे। अगरचे आरएच एंटीजन होगा पॉजिटिव नेगेटिव है उस हिसाब से बात करें। और इस इनकम्पेटिबिलिटी की इतनी सीवियर रिएक्शंस होते हैं और इसके अंदर बच्चे के मरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, फैटलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए इस केस को खास तौर पे डॉक्टर्स ध्यान देते हैं। और सीवियर अगरचे बच्चा पैदा भी हो जाए तो वो बहुत सीवियर एनीमिया उसमें पाया जाता है और उसके अंदर जॉन्डिस पाया जाता है। तो ये आप एक रनिंग नोट्स जैसा मैं अभी पढ़ाता हूँ वो ले लीजिए। ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन सेकंड जो प्रेगनेंसी है उसमें अगरचे ये इंजेक्शन देके प्रिकॉशन नहीं ली गया, एंटी आरएच एंटीबॉडीज का जो इस प्रोसेस के बनते हैं एंटीबॉडीज, इसको रोकने वाला जो प्रोसेस है उसका इंजेक्शन अगरचे नहीं दिया गया तो उसमें मसला हो सकता है। राइट आफ्टर द फर्स्ट बर्थ ये आपको देना है, 72 आवर्स के बीच में देना पड़ता है जहां तक मेरी नॉलेज है उस हिसाब से। लेकिन ये 72 आवर्स वाला इंडिकेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आपको जो याद रखने का है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटोलाइटिस, ये इसका नाम है, ये याद रखना है इरिथ्रोब्लास्टोसिस। अब इसके अंदर और भी जो बारीक बारीक टर्म्स आते हैं वो टर्म्स हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। अगरचे मैं हर टर्म आपको हर प्रोसेस के लिए टर्म देना शुरू कर दूंगा तो आपके लिए इंफॉर्मेशन लोड ज्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर हम जब रिवीजन करेंगे तो मैं और थोड़ा सा इसमें एडिशन देता हूं, क्योंकि लेकिन ये तो आपको पहले शुरू थरो होना बहुत जरूरी है। तो हमने ये केस स्टडी देखी बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन जो हमने चैप्टर शुरू किया है उसमें आरएच इनकम्पेटिबिलिटी का ये बहुत ही मशहूर उदाहरण है जो हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है। तो इस इनकम्पेटिबिलिटी का जो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है इसको जरिए अच्छे से समझिए। अगर ये नहीं समझ में आया तो वापस से वीडियो को देखिए या नीचे कमेंट कीजिए, मैं इसको वापस से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। देखते रहिए जूलॉजिक्स। थैंक यू।